हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक नए यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है ट्रांसमिशंस। हालांकि हमारा जो थीम है वो अगेन पूरी तरह से ड्राइव ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, पर आज हम लोग मोटर कंट्रोलर की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ड्राइव ट्रेन के एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि होता है ट्रांसमिशंस। और ट्रांसमिशन में भी हम लोग सिलेक्टिवली आज बात करने वाले हैं डिफरेंशियल एक्सेल्स के बारे में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल एक्सेल होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से उसका सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल एक्सेल का सिलेक्शन भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है सिलेक्शन के टाइम पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं डिटेल में डिफरेंशियल एक्सेल और उसके सिलेक्शन के क्राइटेरियाज के बारे में। तो दोस्तों, अगर डिफरेंशियल एक्सेल को डिफाइन किया जाए आसान भाषा में, तो बेसिकली एक तरह का एक गियर बॉक्स होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंशियल मैकेनिज्म का, जिसमें कि आपको एक्सेल भी मिल जाता है और कुछ केसेस में आपको ब्रेक हाउसिंग, ब्रेक ड्रम भी मिल जाते हैं। और अगर मैं डिफरेंशियल को डिफाइन करूँ तो बेसिकली डिफरेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रिजिड डिफरेंशियल, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल, जिसको मैं आप लोगों को बता के दिखाता हूँ। देखिए, इस टाइप का अगर हम लोग बात करें रिजिड डिफरेंशियल की, ये हमारा हो गया रिजिड डिफरेंशियल एक्सेल। तो ये कुछ इस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आपकी एक्सेल लगी रहती है, ठीक है। और इस यहाँ पर आपका मोटर लगा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपका डिफरेंशियल मैकेनिज्म रहता है इतने एरिया में, यहाँ पर आपका ब्रेक ड्रम लगा रहता है, ब्रेक ड्रम हाउसिंग, ब्रेक ड्रम मैकेनिज्म यहाँ पर रहता है इस टाइप से। और ये आपके फील्ड माउंटिंग बोल्ट होते हैं। इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ये सबसे पहला हो गया आपकी मोटर, जिससे हमारे डिफरेंशियल एक्सेल को ड्राइव मिलता है। ये हमारा हो गया गियर बॉक्स मैकेनिज्म, जिसमें हमको रिडक्शन मिलता है। नॉर्मली चूंकि ईवी एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें रिडक्शन का ज़्यादा रहता है। इसके बाद ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर इसके थ्रू ये हमारी कनेक्टिंग रोड्स होती हैं, ड्राइव शाफ्ट्स, जो कि हमारे डिफरेंशियल को हमारे व्हील ड्रम से कनेक्ट करती हैं। और इस ड्रम में आपका ब्रेक पैड्स होते हैं अंदर की तरफ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक हाउसिंग, ये हमारे हो गए ब्रेक पैड्स। और यहाँ पर आपके बोल्ट रहते हैं, इनकी पीसीडी अलग अलग हो सकती है। जैसे ई रिक्शा के लिए 100 mm की पीसीडी रहती है। यहाँ पर आपका रिम डायरेक्टली लग जाता है और इसके ऊपर व्हील आ जाता है। तो बेसिकली इस तरह से रिजिड एक्सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर प्रोविजन होता है लीव स्प्रिंग का, ताकि लीव स्प्रिंग लग जाए और ये व्हीकल में माउंट हो जाए और वहाँ से सस्पेंशन का भी सपोर्ट मिल जाए। तो ये बेसिकली एक रिजिड एक्सेल का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि आपको एक्सेल भी मिल जाती है यहाँ पर इनबिल्ट। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट एक्सेल की, तो उसका भी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता के दिखाता हूँ। उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा सिंपल होता है इंडिपेंडेंट एक्सेल का। ये देखिए, इंडिपेंडेंट एक्सेल भी बना देता हूँ। ये हमारा हो गया बेसिक गियर बॉक्स, इसके साथ ये हो गई मोटर, ये इसमें गियर मैकेनिज्म हो गया। और यहाँ पर आपका ड्राइव शाफ्ट के लिए इंसर्ट मैकेनिज्म रहता है। तो ये आपका गियर बॉक्स हो गया, ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म। अब ये देखिए, ये बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब इससे व्हील को कैसे चलाएंगे, क्योंकि रिजिड वाले में तो हमारा एक्सेल था। इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो व्हील होता है उसमें ब्रेक का प्रोविजन होता है, और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है एक ड्राइव शाफ्ट के थ्रू होती है। बीच में एक इंडिपेंडेंट ड्राइव शाफ्ट जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ड्राइव शाफ्ट के थ्रू व्हील कनेक्ट हो जाता है, जिसमें की सारी हाउसिंग रहती है। अब इसमें बेसिकली हम लोग शॉकअप्स का यूज करते हैं।
और ये ड्राइव शाफ्ट जो है ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि व्हील में कपल हो जाएगी। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एक्सेल होता है वो इतना सा यूनिट होता है, और बाकी की यूनिट मैन्युफैक्चर या फिर जो भी हम लोग काम करते हैं हम लोगों को अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी होती है। तो बेसिकली ये दो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है बिटवीन अ रिजिड डिफरेंशियल और अ इंडिपेंडेंट एक्सेल। रिजिड एक्सेल में अगर सस्पेंशन सपोर्ट की बात करूँ, तो अगर हम लोग जैसे ई रिक्शा का सबसे पॉपुलर एग्जांपल ले, तो रिजिड एक्सेल में जो सस्पेंशन सपोर्ट होता है वो लीफ स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग। क्योंकि लीफ स्प्रिंग के अपने को से बेनिफिट और ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन जैसे ई रिक्शा की एप्लीकेशन लें तो उसमें लीफ स्प्रिंग का यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में कि भाई ये जो क्राइटेरियाज होते हैं सस्पेंशन के अलग अलग सिलेक्शन, इसका भी कैसे यूज़ होता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली ये जो एक है रिजिड डिफरेंशियल एक्सेल का डिज़ाइन है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इंडिपेंडेंट एक्सेल के डिज़ाइन की। अब जब बात होती है इंडिपेंडेंट एक्सेल की डिज़ाइन की, तो उसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन। ये आपका हो गया गियर बॉक्स, ये आपका हो गया डिफरेंशियल, यहाँ से आपके दो कॉन्स निकले रहते हैं, यहाँ पर आपकी मोटर माउंटिंग आ जाती है इस टाइप से कुछ। तो ये प्राइमरी आपका हो गया गियर बॉक्स, डिफरेंशियल मैकेनिज्म, और ये मोटर हो गई है। देखिए उसको और इसको कंपेयर करें तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको एक्सेल शाफ्ट मिलती थी रिजिड, इस पे सस्पेंशन लग जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोविजन मिलता है जिससे कि आप ड्राइव शाफ्ट लगा सकते हैं, और ये जो ड्राइव शाफ्ट होती है ये डायरेक्ट आपके व्हील से कपल हो जाती है रिम के थ्रू। इस तरह से आपका जो व्हील और बाकी यूनिट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ड्राइव शाफ्ट कपल हो जाती है इस तरह से। अब इसमें जो मेजरली जो सस्पेंशन का यूज होता है वो होता है हमारे शॉकअप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जबकि उसमें लीफ स्प्रिंग का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन क्राइटेरिया आपका अलग अलग हो गया। तो वो रिजिड एक्सेल में आपका हार्ड एक्सेल रहता है, इंडिपेंडेंट में आपका फ्लेक्सिबल एक्सेल वो रहता है, ड्राइव शाफ्ट रहते हैं। तो जिससे कि इसका जो कंफर्ट है, ड्राइव कंफर्ट है और ड्यूरेबिलिटी है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं रिजिड एक्सेल का और इंडिपेंडेंट का। आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि इसमें जो गियर्स का यूज़ होता है, नॉर्मली ज़्यादा गियर जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं, कुछ स्पर गियर होते हैं जो मल्टी स्टेज गियर बॉक्सेस होते हैं जिसमें अलग अलग रिडक्शन होता है, उसमें स्पर गियर का यूज़ होता है कुछ जगह पर। बाकी मैक्सिमम जगह पर हेलिकल गियर का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर ई रिक्शा के डिफरेंशियल की बात करें जो कि सिंगल रिडक्शन होता है 1:10 का, उसमें पूरे के पूरे हेलिकल गियर का ही यूज़ होता है। अब देखिए अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है डिफरेंशियल एक्सेल का, और जो पैरामीटर हम लोग कंसीडर करते हैं वो उनमें सबसे पहले आता है व्हीकल डिज़ाइन, या फिर आप इसको कह सकते हैं ईवी डिज़ाइन, जिसमें कि आता है परफॉर्मेंस, स्पीड, टॉर्क प्लस कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा मेजर क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और थर्ड होता है कॉस्ट। हालांकि कॉस्ट का लिंक अवेलेबिलिटी से भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में बनती नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें इंपोर्टेड ही होती है, तो काफ़ी मेजर लिंक कॉस्ट से भी हो जाता है, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी से हो जाता है। तो सबसे पहले
हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस, स्पीड, टॉर्क, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी की। ठीक है, तो जब बात होती है स्पीड और टॉर्क की, तो इसका सीधा सीधा लिंक होता है हमारे टॉर्क से और आरपीएम से। और जब टॉर्क और आरपीएम को आपस में वो करते हैं हम लोग, तो इसका सीधा सीधा आता है गियर से, गियर रेशियो। अब देखिए, अब हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशन की, तो जितने भी गियर रेशियो होते हैं या इसमें होते हैं डिफरेंशियल एक्सेल में, वो सारे के सारे रिडक्शन टाइप के होते हैं। यानी कि आपका आरपीएम कम होता है व्हील पर मोटर के कंपेरिजन में, आरपीएम रिड्यूस होता है मोटर का, कम आरपीएम जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली आपका टॉर्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गियर रेशियो सिलेक्शन पिक्चर में आ जाता है। अब इसमें भी हम लोग बात करें तो दो टाइप के डिफरेंशियल होते हैं, सिंगल स्टेज जिसमें खाली एक टाइप का रिडक्शन होता है, और मल्टी स्टेज जिसमें कि दो टाइप का रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगल स्टेज रिडक्शन गियर बॉक्स की बात करें तो 1:10 का जो सबसे कॉमन होता है डिफरेंशियल एक्सेल, वो होता है हमारा ई रिक्शा का डिफरेंशियल एक्सेल, जो कि सिंगल रिडक्शन में मेजरली यूज होता है, जिसमें कि 1:10 का होता है। इसके अलावा कुछ और कॉमन टाइप के जो यूज हो सकते हैं वो होते हैं 1:6 के, या फिर 1:12 या फिर 15 के भी यूज होते हैं, लेकिन मेजर 1:10 का है, बाकी की बहुत कम है। मल्टी स्टेज में बात करें, जिसमें कि मल्टी स्टेज में मतलब दो स्टेज का रिडक्शन होता है, जिससे कि आपको वेरिएबल परफॉर्मेंस मिल पाए। जैसे कि 1:6 का हो गया एक स्टेज, सेकंड रिडक्शन होगी 1:15 की, एक स्टेज होगी 1:8 की, और एक स्टेज होगी 1:18 की, या फिर एक स्टेज होगी 1:10 की, एक स्टेज होगी 1:25 की। तो इस टाइप से मल्टी गियर स्टेज रहता है। अब देखिए, मैं आपको इनका डिफरेंस भी बताता हूँ कि क्यों मल्टी स्टेज और सिंगल स्टेज के बीच का क्या डिफरेंस है। गियर का तो अलग अलग समझ गए, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जहाँ पर आपको वेरिएबल परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि आपने पकड़ लिया L5 ऑटो, लोडिंग ऑटो, यहाँ पर आपका लोड भी ज़्यादा हो सकता है और आपकी स्पीड की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू ई रिक्शा, जो कि स्टैंडर्ड ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप मल्टी गियर ले लेते हो, मल्टी स्टेज ले लेते हो, तो जब आपका लोड ज़्यादा है या आप किसी ग्रेडियंट पे चढ़ते हो, तो आप हायर गियर सेलेक्ट कर लो, भाई 1:15 में चले जाओ, आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये आरपीएम कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से जो भी लोड क्राइटेरिया है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको आप मैचअप कर पाओगे। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं आपको हाई स्पीड चाहिए, तो आप प्लेन रोड पे आ गए, लोड क्राइटेरिया कम हो गया है, लोड नॉर्मल है, उस कंडीशन में 1:6 में चले जाओ, तो आपको हायर स्पीड मिल जाएगी। तो मल्टी स्टेज का ये फायदा होता है। सिंगल स्टेज का भी अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि कॉस्ट और इफिशियंसी। अब मल्टी स्टेज में चूंकि गियर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपकी इफिशियंसी कम हो जाती है। जितने ज़्यादा गियर होंगे उतनी सिस्टम की इफिशियंसी कम हो जाएगी, हालांकि माइनर कम होती है, लेकिन होती है। उसी तरह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इफिशियंसी बढ़ गई है और आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। सिंगल स्टेज में इफिशियंसी कॉस्ट का इतना कंसिडरेशन नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट भी कम होती है, इफिशियंसी ज़्यादा रहती है, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है सिंगल स्टेज की, जबकि मल्टी स्टेज की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी चैलेंजेस होता है, इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है। तो ये तो बात होगी इनके गियर की। अब हम लोग बात करते हैं कंफर्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट और रिजिड एक्सेल्स होते हैं, तो उन दोनों का लिंक काफ़ी कंफर्ट से होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिजिड एक्सेल में हम लोग लीफ स्प्रिंग का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इसमें शॉकअप का। हालांकि रिक्शा में आजकल ई रिक्शा में आपके शॉकअप्स का भी यूज़ होता है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव होते नहीं है। तो देखिए, लीफ स्प्रिंग का जहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन ड्राइव कंफर्ट खत्म हो जाती है। यानी कि जो शॉक्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर होते हैं बॉडी में, और जो लोग बैठे होते हैं उनको भी शॉक्स लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है, जितनी भी बड़ी गाड़ी आपने देखी होगी, हैवी व्हीकल्स, उन सब में लीफ स्प्रिंग का यूज होता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट में चूंकि हम लोग शॉकअप लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी ड्राइव कंफर्ट बढ़ जाती है चूंकि शॉकअप है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न रहता है। बहुत ज़्यादा लोड पे शॉकअप की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो सिलेक्शन सीधा सा हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोड कैरी करना है, तो आप लीफ स्प्रिंग का सिलेक्शन करोगे, और लीफ स्प्रिंग जिस डिफरेंशियल पे लग जाए उसका सिलेक्शन करोगे। जब आपको ड्राइव कंफर्ट चाहिए, लोड ज़्यादा नहीं है लेकिन ड्राइव कंफर्ट चाहिए पैसेंजर को, इस केस में आप इंडिपेंडेंट एक्सेल का यूज़ करोगे। तो ड्राइव कंफर्ट से काफ़ी ज़्यादा लिंक हो गया। इसके बाद अगर अगले क्राइटेरिया की बात करें, तो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट में जो
आपका जो काम होता है इंडिपेंडेंट का वो आपके ड्राइव शाफ्ट के पहले आके खत्म होता है। ड्राइव शाफ्ट भी आपके स्कोप में होती है, मतलब अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या डेवलपर हैं, और उसके बाद ब्रेक्स जो होते हैं वो व्हील में लगते हैं, वो भी आपके स्कोप में होता है। तो ब्रेकिंग जो होता है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में ब्रेकिंग का प्रोविजन नहीं होता। लेकिन जब बात करें रिजिड एक्सेल की, तो क्योंकि उसमें ब्रेकिंग का प्रोविजन होता है, तो उसमें ब्रेकिंग दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा ब्रेक पैड वाले ब्रेक, जिसको कि हम लोग प्योर मैकेनिकल ब्रेक बोलते हैं, जिसमें ब्रेक पैड से होता है, ब्रेक ड्रम होता है इसमें। और एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स में तो आपको समझ आएगी हो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में तो आपको हाई पावर की ब्रेकिंग मिलती है, हायर ब्रेकिंग मिलती है। तो जहाँ पे लोड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिलेक्शन कर सकते हो और डिफरेंशियल वो ले सकते हो जिसमें कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो। लेकिन अगर पावर मॉडरेट है, आपकी लोड की रिक्वायरमेंट मॉडरेट है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है ड्रम ब्रेक पैड्स का। अब देखिए ब्रेक पैड्स के लिए आपके अलग अलग क्राइटेरिया चलते हैं। जैसे ई रिक्शा में 160 mm की ड्रम हाउसिंग आती है, कुछ लोग 180 mm मांग लेते हैं। तो जहाँ पर हायर ब्रेक पैड्स का हायर ब्रेक हाउसिंग रहती है, उसका मतलब है कि आपको ज़्यादा ब्रेक की स्ट्रेंथ मिल जाती है, लेकिन अब की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मैकेनिज्म अलग है। ब्रेक पैड की इसकी वाली ब्रेक पैड्स वालों में हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, और उसमें भी आपको नॉर्मली सिलेक्शन का रहता है कि भाई आप बड़ी हाउसिंग पे चले जाओ। तो यहाँ पर आपकी मतलब ब्रेक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका सिलेक्शन चलता है कि भाई आपको हाइड्रोलिक पे जाना है या फिर आपको ब्रेक पैड्स के साथ जाना है नॉर्मल वाले। और उसमें भी आपको ऑप्शन रहते हैं कि आपको कितना डाया चाहिए ब्रेक ड्रम हाउसिंग का, और उसके अकॉर्डिंगली आपके ब्रेक पैड्स आ जाते हैं। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट। देखिए सर, इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं कॉस्ट का। एक तो हो जाता है अवेलेबिलिटी से, जो चीज़ जितनी ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ होती है उसकी कॉस्ट उतनी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ कस्टमर आप कुछ अगर डिफरेंशियल खरीद जाते हैं, कुछ वॉल्यूम की बात नहीं, कुछ क्वांटिटी में 10 20 30, तो सबसे सस्ता आपको ई रिक्शा का डिफरेंशियल मिलेगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट अब बढ़ जाएगी। तो अगर ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करें तो देखिए रिजिड एक्सेल सबसे सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक्सेल मिल जाता है, उसमें आपको ब्रेक हाउसिंग भी लगा हुआ मिल जाता है, और सिंगल स्टेज के साथ जाते हैं तो वैसे ही कॉस्ट कम है। तो सबसे सस्ता जो पड़ता है आपको वो पड़ता है रिजिड एक्सेल वाले कॉमन डिफरेंशियल एक्सेल, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इंडिपेंडेंट एक्सेल में क्या होता है, आपको ब्रेक हाउसिंग का खुद देखना पड़ता है, ब्रेक ड्रम का खुद देखना पड़ता है, ड्राइव शाफ्ट आपको खुद अपना डिज़ाइन करके लगाना पड़ता है, जो कि आपके डिफरेंशियल और व्हील के बीच में इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें प्रोविजन बहुत होते हैं। इसके साथ आपको शॉकअप लगाना पड़ता है, उसकी भी टेक केयर करनी है। इसमें आपको लीफ स्प्रिंग लगा के फिर से सस्ता ऑप्शन हो जाता है। तो लगाने में रिजिड एक्सेल आसान है, इसमें इजी अवेलेबल भी है, ये लगाने में मुश्किल भी है, और इसकी माउंटिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। रिजिड एक्सेल की माउंटिंग इजी होती है। तो ओवरऑल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो रिजिड एक्सेल बेटर होते हैं, लेकिन कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट एक्सेल। तो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के लिए रिजिड एक्सेल का सिलेक्शन बेटर होता है, अगर आपके क्राइटेरिया को मीट अप करता है तो दोस्तों ये तो था ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन रिजिड एक्सेल और इंडिपेंडेंट एक्सेल और डिफरेंशियल एक्सेल की बारे में बात। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस आउट कर दी है या कुछ चीज़ मुझको और ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले आने वाले नए वीडियो में उसको भी कवर करूँ। इसके अलावा हमेशा से आपकी तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। जितना ही भी हो सके उतना कम पोल्यूशन करें, क्योंकि जितना हम लोगों ने मदर अर्थ से लिया है उसका पेबैक भी हम ही लोगों को करना है। नहीं तो जो पेबैक हमारे आने वाली जनरेशन करेगी ना इंटरेस्ट के साथ, वो बहुत वर्स्ट होगा सर। अब मान के चलिए ये वो टाइम है, ये हाई टाइम है जब हम लोगों को टेक केयर करनी है हमारे इन्वायरमेंट की।